करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और चलिए सबसे पहले शुरुआत में बात करेंगे नीमच की, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर हमला हुआ है। जन आशीर्वाद यात्रा के रथ पर पथराव किया गया, रथ समेत पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो हमले के दौरान रथ में बीजेपी के नेता मौजूद थे। जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही थी और इसी दौरान इस यात्रा पर हमला हुआ। कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री मोहन यादव यात्रा में मौजूद थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस हमले को लेकर बयान दिया है और कहा कि हमारी यात्रा को बाधित करने की कोशिश की गई है, जरूरत पड़ने पर पैदल यात्रा करेंगे। कांग्रेस पर हमले का आरोप लगाया है। तो देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा नीमच में निकाली जा रही थी और इसी दौरान इस यात्रा पर पथराव किया गया, हमला हुआ है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस रथ में इस जन आशीर्वाद यात्रा में जो गाड़ियां और रथ था किस तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो रथ समेत पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमले के दौरान रथ में बीजेपी के नेता मौजूद थे। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस हमले को लेकर बयान भी दिया है। पहाड़ियों में और पेड़ों के पीछे छिप करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेसी गुंडों ने जो हमला किया है, ये केवल दुर्भाग्यजनक नहीं, केवल आलोचना करने लायक नहीं, ये गंभीर अपराध किया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और ताकत के साथ जो जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, ये कांग्रेसी इस बात से घबरा गए हैं। इन्हें लगने लगा है किस प्रकार का समर्थन जनता का जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है। तो ये जो सफलता है कांग्रेसियों को, इसको देख करके वो घबराए हैं और इन्होंने यात्रा पर हमला किया है, योजनाबद्ध तरीके से किया है। इनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, यही इनकी गुंडागर्दी का चरित्र है, इनका तो मूल चरित्र रहा है। इनके इतिहास में जाओ तो अपराधीकरण की प्रवृत्ति के लोग ही रहे हैं। ये कांग्रेसी गुंडागर्दी पर उतरे, इसका कड़ा जवाब कांग्रेसियों को दिया जाएगा। चुनावी साल में बीजेपी अब पूरी तरह से मैदान में नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस का पूरा फोकस फिलहाल टिकट के मंथन पर है। मंडला में अमित शाह ने 150 सीटें जीतकर सरकार में आने का दावा किया। तो कांग्रेस घर वापसी कर रहे नेताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी पहली लिस्ट तैयार कर रही है। कुल मिलाकर जैसे जैसे लिस्ट जारी होगी, चुनावी आंच और तेज होगी। और मैं आज दावे से कहने आया हूं, जब 25 सितंबर को ये हमारी जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी, उसी दिन तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने एक बार फिर मजबूत दावा किया और 2023 में 150 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाने की बात कही। आदिवासी बाहुल्य इलाके मंडला में शाह ने जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई और पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय पर जमकर हमला बोला। शाह ने भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी हितैषी बताते हुए डबल इंजन सरकार के काम भी गिनाए। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की तारीफ भी की, तो साथ ही दिग्विजय और कमलनाथ सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये जनता को तय करना है कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए। आने वाले दिनों में आपको ये तय करना है कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस चाहिए या आदिवासी, दलित और पिछड़ों का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए। आपको तय करना है गरीबों के लिए योजना लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए या करप्शन करने वाली करप्शन नाथ की सरकार चाहिए। आपको तय करना है कि बंटाधार और करप्शन नाथ के नेतृत्व में सरकार बनानी है या मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाकर मध्य प्रदेश को आगे ले जाना है। जन आशीर्वाद यात्रा हो या विकास यात्रा हो या फिर सीएम शिवराज के लाडली बहनों के बीच मैराथन दौरे, बीते महीनों से बीजेपी पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है और जल्द पीएम मोदी का भी एमपी दौरा होना है। इधर कांग्रेस भी अपनी यात्राओं से इम्पैक्ट
क्रिएट करना चाहती है। हालांकि कांग्रेस का एक्शन वॉर रूम से ज्यादा नजर आता है। बैक टू बैक बैठकों का दौर बताता है कि फील्ड से रिपोर्ट तैयार कर चुके दिग्विजय, कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी अब लोकल नेताओं के साथ मंथन कर टिकट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बाहरी और घर वापसी कर रहे नेताओं को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। जो पहले उसके ऊपर कोई भी बाहर से जो भी आया है वो कोई कंडीशन के साथ नहीं आया है, अनकंडीशनल आया है। किसी को कोई वादा नहीं किया है कि उसको हम टिकट देंगे और उसको आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करिए। नंबर 1। नंबर 2, इसके ऊपर ये तय किया जाएगा कि संगठन किसको चाहता है और उसकी सर्वे क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद ये सारे फैसले करे जाएंगे। 100% जिताऊ ही है सारा, पूरा क्राइटेरिया जो है वो जिताऊ है। रणनीतिक तौर पर तैयारी कर रही कांग्रेस और हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी ने अपने अपने लेवल पर चुनावी आंच तेज कर दी है। अब बस इंतजार है तो उम्मीदवारों के ऐलान के साथ चुनावी तड़का लगने का। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक बार फिर प्रदेश की सियासत में नई पारी की शुरुआत करना चाहती हैं। उनका सियासी सफर अभी तक आधा अधूरा सा रहा है और इसी बीच उमा भारती के जन आशीर्वाद यात्रा और इसमें अपनी गैर मौजूदगी को लेकर दिए गए बयान को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। राज्य का मेरा निजी संबंध ऐसा है कि वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, स्नेह रखते हैं। मैं भी उनका बहुत सम्मान, बड़े भाई हैं, पिता जैसे बड़े भाई हैं। ये वजह तो आपको 2 लोगों से पूछनी पड़ेगी। जगत प्रकाश नड्डा इसका जवाब दे सकते हैं या अमित शाह जी, और कोई नहीं दे पाता। मोदी जी जब आएंगे 25 तारीख को तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मोदी जी की सभा बहुत अच्छी हो और यहाँ भाजपा की सरकार बने। लेकिन अब मैं 25 तारीख तक तो किसी भी कार्यक्रम में भागीदारी नहीं करूँगी। उमा दीदी की बातों में तलखी तो है, लेकिन पार्टी, सीएम और संगठन से नाराजगी नहीं। तो फिर आखिर नाराजगी किस बात की? वे पिछले 1 साल से विभिन्न मंचों पर अपनी अप्रसन्नता जताती रही हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में आमंत्रण न मिलने से वो फिर नाखुश हैं। दरअसल उमा भारती के अंदर की बेचैनी को समझा जा सकता है। 2003 के विधानसभा चुनाव में उमा भारती के नाम पर बीजेपी ने प्रदेश की सत्ता में अपनी जड़ें जमाई थी, लेकिन साल भर के अंदर ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मोदी सरकार में उन्हें 2014 में केंद्रीय मंत्री बनाया गया, लेकिन मंत्री पद से भी उनकी समय से पहले ही विदाई हो गई। जाहिर है उमा भारती का सियासी सफर अभी तक आधा अधूरा सा रहा है, जिसे अपने मुकाम तक पहुंचाने की तड़प उनमें देखी जा सकती है। दुख, दर्द, आहत टाइप का मामला कुछ है ही नहीं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को एक चीज का फर्क पड़ता है कि मुझे लोगों की नजर में अपनी शक्ति बनाए रखना है और वो शक्ति मुझे लोगों से ही प्राप्त करना है और लोगों की ही नजर में उस शक्ति को बनाए रखना है। अब इस पर पूरा फोकस करना, अपनी धार बनाए रखना है, अपनी क्षमता को, अपनी योगदान देने की सामर्थ्य को खत्म नहीं करना है। इसलिए मैं बोल पड़ी हूँ। उमा भारती के इस बयान ने कांग्रेस को भी बीजेपी पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर तंज कसते हुए निशाना साधा और बुजुर्ग नेताओं के अपमान का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की आदत, आदरणीय मित्र, अपने सब नेताओं को अपमानित करने की है। मोदी सरकार ने, शिवराज सरकार ने लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने वरिष्ठ लोग थे उन सबको दरकिनार कर दिया। उमा भारती के बयान और कांग्रेस नेताओं के हमले का जवाब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया। उन्होंने मामले को ठंडा करते हुए कहा कि उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की प्रादेशिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं। सभी एक परिवार है जो एक ही माला के मोती हैं। उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नहीं लेकिन राष्ट्रीय स्तर की हमारी नेता हैं, हमारी सभी की सम्मानित है, हमारी सभी की पूजनीय है और उनके मार्गदर्शन में, खासकर जो मेरा संबंध उनके साथ रहा है, उनके मार्गदर्शन में सदैव चलने की आस्था मेरी स्वतः की रही है। साथ में मिलकर हम लोग काम करेंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में उमा भारती के काम और बयान हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे उनका शराब के खिलाफ मोर्चा खोलना हो या फिर जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर दिया उनका ताजा बयान। प्रदेश की सत्ता में बने रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही बीजेपी इसे हल्के में लेने का जोखिम नहीं ले सकती। इलेक्शन डेस्क, बंसल न्यूज।
वैसे तो चुनावी सियासत में हर मुकाबला रोचक होता है, लेकिन वो मुकाबले और दिलचस्प हो जाते हैं जब अपने ही आमने सामने हो। बात ग्वालियर चंबल की करें तो यहाँ पर ऐसी कई सीट है जिन पर रिश्तेदार ही एक दूसरे को पटखनी देने के लिए ताल ठोक रहे हैं, और किस्मत ने साथ दिया तो 23 की जंग अपनों के संग ही देखने को मिलेगी। विधानसभा चुनाव में अब वक्त कम ही है, दावेदार ताल ठोक रहे हैं। ग्वालियर चंबल में भी दावेदार सामने आ रहे हैं और जो सियासी तस्वीर बन रही है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ की कोलारस, मेहगांव, मुंगावली और डबरा सीट पर अपनों के बीच ही जंग देखने को मिल रही है। कहीं भाई भाई के सामने ताल ठोक रहा है तो कहीं समधी समधन से मुकाबले की तैयारी में है। चलिए तो पहले बात करते हैं डबरा सीट की। डबरा में समधी समधन में मुकाबला। ग्वालियर की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली डबरा सीट पर एक बार फिर समधी और समधन के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी से पूर्व मंत्री इमरती देवी और कांग्रेस से विधायक सुरेश राजे दावेदार हैं और दोनों रिश्ते में समधी और समधन लगते हैं। पहले 2 बार दोनों के बीच मुकाबला हो चुका है, जिसमें एक बार इमरती देवी जीती तो 2020 में सुरेश राजे ने इमरती देवी को मात दी। अब एक बार फिर दोनों आमने सामने हो सकते हैं। मेहगांव में भाई भाई में जंग। भिंड की मेहगांव सीट पर कांग्रेस से पूर्व मंत्री राकेश चौधरी और बीजेपी से मुकेश चौधरी चतुर्वेदी दावेदारी कर रहे हैं। दोनों सगे भाई हैं। साल 2013 में राकेश ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन 2019 में राकेश ने फिर घर वापसी की और अब 2023 में दोनों भाई बीजेपी कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कोलारस में भाई भाई में मुकाबला। शिवपुरी की कोलारस सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक देवेंद्र जैन और कांग्रेस से पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र जैन पहली बार एक दूसरे के सामने दावेदारी दिखा रहे हैं। देवेंद्र और जितेंद्र दोनों सगे भाई हैं। जितेंद्र जैन ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन की है। इससे पहले दोनों ही भाई बीजेपी में थे। मुंगावली में भाई भाई में घमासान। अशोकनगर की मुंगावली विधानसभा सीट पर 2 भाई आमने सामने दावेदारी दिखा रहे हैं। पूर्व विधायक के बेटे यादवेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। वहीं यादवेंद्र के सगे छोटे भाई अजय यादव बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। दोनों भाई चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी भी कर चुके हैं। कहीं भाई भाई के खिलाफ ताल ठोक रहा है तो कहीं समधी समधन के बीच सियासी तकरार जोर पकड़ रही है। अपनों के बीच सियासी मुकाबले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और ऊर्जा मंत्री कहते हैं ये चुनाव है, कोई भी आमने सामने चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जीत कमल की ही होगी और सरकार भी कमल की ही बनेगी। वहीं उनके बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। ये चुनाव है, चुनाव में सब मैदान में होते हैं, आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। चुनाव है, पार्टियों की के आधार पर चुनाव होगा, यहाँ विकास के आधार पर चुनाव होगा और कमल खिलेगा। प्रद्युम्न जी मुझे लगता है कि पूरी बात नहीं कह पाए। निश्चित रूप से कमलनाथ जी आएंगे यहाँ पर और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। मुझे लगता है पूरी बात कह नहीं पाए वो शायद, और अगर यदि वो पीछे घर की तरफ देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी बात को स्वीकारेंगे भी। और निश्चित रूप से एक तरफा आप देखिए ना किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हर दिन बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस की ओर आ रहे हैं। ये जनता का रुख है, जन आशीर्वाद जो है, जनमत जो है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ है। अब यदि ये ऐसी बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि इनका कार्यकर्ता इनके साथ खड़ा भी नहीं होगा। वार पलटवार तो जारी रहेंगे, लेकिन ये मुकाबले भी जोरदार होंगे। जब सियासत में लड़ाई अपनों से हो तो मुकाबला भी रोचक होता है और प्रदेश भर की निगाहें भी इन सीटों पर होती है, क्योंकि यही मुकाबले तो चुनावी जायके को और जायकेदार बनाते हैं। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई पॉलिटिकल खबरों का। छत्तीसगढ़ में बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए सरगुजा और बस्तर में पैठ बनाने की कवायद में जुट गई है, लेकिन क्या 2 दशक पुराना ट्रेंड दोहराने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी? इस रिपोर्ट में देखिए। 2 परिवर्तन यात्राएं निकालने का निर्णय किया है। पहली यात्रा दंतेवाड़ा से प्रारंभ होगी 12 सितंबर को। दूसरी यात्रा 16 सितंबर को
जसपुर से प्रारंभ होगी। 2023 चुनाव में बीजेपी 2 दशक पुराना दांव आजमाने जा रही है, जिसके बूते छत्तीसगढ़ में बीजेपी की रमन सरकार सत्ता पर काबिज हुई थी। 12 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी आदिवासी बाहुल्य इलाके दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसे हरी झंडी दिखाने खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। वहीं 16 सितंबर को जशपुर से दूसरी परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। दोनों यात्राओं का समापन बिलासपुर में होगा, जिसमें शिरकत करने के लिए पीएम मोदी बिलासपुर आ सकते हैं। 20 साल पहले भी बीजेपी ने इसी परिवर्तन यात्रा के बूते कांग्रेस की जोगी सरकार को हटाया और 15 साल तक रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता पर काबिज रही। अब 2023 चुनाव में बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए अपना आखिरी दांव खेलने जा रही है। दोनों यात्राओं का समापन बिलासपुर में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हमने आमंत्रित किया है। निश्चित रूप से इस यात्रा का कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, जनता में उत्साह है। इस यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में जो परिवर्तन की हवा चल रही है वो तेज होगी और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर जनता परिवर्तन करेगी और छत्तीसगढ़ को खुशहाली और तरक्की की ओर लेकर चलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को ही परिवर्तन यात्रा का प्रतिसाद मिला। साल 2013 में कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकालकर बीजेपी की रमन सरकार को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन झीरम घाटी की दुखद घटना में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की जान चली गई। उस दौरान ये माना जा रहा था कि झीरम कांड नहीं होता तो 2013 में कांग्रेस सत्ता में काबिज हो जाती। हालांकि 15 साल बाद रमन सरकार को उखाड़ फेंकने में कांग्रेस पूरी ताकत से कामयाब हुई। अब बीजेपी एक बार फिर परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस भी इस पर तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि परिवर्तन, ये पूरे देश में परिवर्तन की लहर आ रही है और ये पूरे छत्तीसगढ़ भी किससे शुरुआत होगा, ये पूरे देश में परिवर्तन होगा। जवाब छत्तीसगढ़ की बहुत भोली भाली जनता है, बड़े सरल शब्दों में उनको मतदान के माध्यम से उसकी जवाब देगी। 2018 के चुनाव में सरगुजा और बस्तर गंवा चुकी बीजेपी के लिए दंतेवाड़ा और जशपुर से यात्रा की शुरुआत करना आखिरी समय में मजबूती दे सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या परिवर्तन यात्रा बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लेकर आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चुनाव नजदीक आते ही नेताओं की जुबान भी फिसलने लगती है। अमूमन नेताओं के ऐसे बयान सामने आते हैं जो मीडिया में चर्चा का विषय बन जाते हैं। कीड़े मकोड़े से लेकर चूहा बिल्ली और उल्टा लटकाने समेत बहुत कुछ। छत्तीसगढ़ की सियासत में भी इन दिनों ऐसा ही एक बयान चर्चा में है। रामानुजगंज से बीजेपी प्रत्याशी रामविचार नेताम ने सरकार बनने पर उल्टा लटकाकर हिसाब लेने की बात कही, जिस पर अब कांग्रेस हमलावर है। सीएम भूपेश और विधायक बृहस्पति सिंह ने रामविचार नेताम पर ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उल्टा लटका करके हिसाब लिया जाएगा और बहुत लोग अंदर हैं, बहुत लोग जाने की तैयारी में हैं और जो बचे हैं उस सबको भी भेजा जाएगा। कोई बचने वाला नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि आने वाला वर्ष भ्रष्टाचार मुक्त वर्ष होगा। मतलब ये लोग तो जलाने की बात करेंगे, हिंसा की बात, घृणा की बात, अब तेजाब, कोई बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, कोई उल्टा लटकाने की बात करते हैं। कानून के हिसाब से राज्य चलता है, शासन है वो कानून का होना चाहिए, है ना, सबके लिए बराबर। इनके लिए वैसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए अलग कानून है और आम जनता के लिए अलग। ये जब विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, उस समय अपने ही गांव के सनावल गांव उनका है, वहां के पटवारी दुबे जी थे, उसको इन्होंने पेशाब पिलाया, पैसा मांगा, पैसा नहीं दिया। तो दूसरा एक पटवारी और था जो उससे पैसा मांगा कि पैसा कमाते हो, दो मेरे को कमीशन, नहीं दिया तो उसको जूते का हार पहना के रामचंद्रपुर पूरे शहर में घुमाया। टकवार था फूड इंस्पेक्टर, जो शक्कर फ्री में एक बोरी मांगा था, नहीं दिया था, तो उसके कान में सूजे डाल दिए थे, जो पूरे हमेशा के लिए बहरा हो गए, कान के पूरे चादर फट गए, जिसमें नेताम जी की गिरफ्तारी भी हुई। तीनों मामले में अपराध भी कायम हुए। चौथी मामला बता दो, जब ये विधायक मंत्री हुआ करते थे तो वार्डप नगर के बीडीओ को ऑफिस के अंदर में पैसा नहीं दिया था, तो रिश्वत नहीं दिया था, तो घूस के पटक के मारा था। वही रामविचार नेताम है, वही रामविचार नेताम है जिनकी बात आ रही है, जो नक्सलियों को 5 लाख नगद और 5 राइफल चंदा में दिया था।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब से छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है, बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। मंगलवार को कवर्धा में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप पत्र के बारे में बताया और कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इसके साथ ही उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बयान दिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने आरोप पत्र लॉन्च किया है। ऐसे एक बिंदु आरोप पत्र है और दूसरा बिंदु है कि जिस प्रकार से और स्टालिन ने, खड़गे ने, राहुल गांधी की पार्टी ने सनातन को खत्म करने की बात की है, ये दूसरा बिंदु है। और साथ ही साथ चंद्रयान जो हमारे देश की सबसे बड़ी बल्कि दुनिया की उपलब्धि है, ऐसे बधाई देने का भी कार्यक्रम। और इधर बेमित्रा में सांसद विजय बघेल ने एक बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की मांगे टीएस सिंहदेव पूरी करें और मांगे पूरी नहीं कर सकते तो पद से इस्तीफा दें। इसके साथ ही सांसद विजय बघेल ने कहा कि आप महाराज हैं, महाराज बनकर रहिए। मुझे पता चला कुछ लोगों की मेरे पास फोन आया, वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं वो स्वास्थ्य मिनिस्टर के पास गए थे। स्वास्थ्य मिनिस्टर एक लाइन में सीधे जी बोल दिए कि मेरा कोई अधिकारी नहीं है, मैं तो क्या करूं, ये मुख्यमंत्री कुछ नहीं चाहते। तो भैया इस्तीफा दो ना, और एक तमका लगवा का उप मुख्यमंत्री का, तो जाओ घर बैठे, एक पद से दिए इस्तीफा, दूसरे से भी दो। अब राजा फैमिली के हैं, क्या कोई के चक्कर में लगे हैं। आप थोड़ा बड़ा कदम उठाइए राजा साहब। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।